2 जुलाई की वो रात दिल्ली के लिए एक आम रात की तरह थी। सड़कों पर चहल पहल थी। लोग अपना काम खत्म करके घर चले गए थे और बचे कुचे रेहड़ी ठेले वाले जा रहे थे। पुलिस पेट्रोलिंग पर निकल गई थी। इलाकों का मुआयना करते हुए उनकी गाड़ी आर्य नगर से गुजर रही थी कि तभी उन्हें एक औरत की चिल्लाने की आवाज आई। आग लग गई। एक होटल की छत पर बड़ी आग धधक रही थी। पुलिस छत पर पहुंचती है तो बहुत तेज धुआं उठ रहा था। धुएं को चीरते हुए आगे बढ़ने पर पता चलता है कि वो आग तंदूर से निकल रही है। फिर उन्हें उस तंदूर में जो दिखा वो देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक इंसान की अधजली लाश। सुशील शर्मा का जन्म एक आम लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिताजी एक बैंक क्लर्क थे। इनके गोल्स बहुत बड़े थे। ये कॉलेज के दिनों से पॉलिटिकली बहुत एक्टिव थे। इनके दोस्त इन्हें चाकू मार कहते थे। ये अपोजिशंस के पोस्टर काटा करते थे। धीरे धीरे करके इनका पावर और रुतबा बढ़ता चला गया। इन्होंने एक .32 कैलिबर की लाइसेंस रिवॉल्वर रखना स्टार्ट कर दिया था। ये उस टाइम अपने पॉलिटिकल कंपिटिटर्स को किडनैप कर लेते थे। पॉलिटिक्स में ही काम करते करते इनकी मुलाकात नैना साहनी से होती है। नैना भी सुशील की तरह ही एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थी, लेकिन इनका भी इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में बहुत था। हालांकि इन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दिया था। ये पायलट बनना चाहती थी, लेकिन आप पॉलिटिक्स छोड़ दो पर पॉलिटिक्स आपको कहाँ छोड़ती है। इन्होंने वापस दिल्ली यूथ कांग्रेस ज्वाइन कर लिया एज ए जनरल सेक्रेटरी और काम करते करते इनकी कई लोगों से मुलाकात हुई। वहीं इनकी मुलाकात हुई मतलूब करीम से, जिनसे इनको प्यार भी हो गया। लेकिन रिलीजन डिफरेंसेस के कारण इनकी शादी नहीं हो पाई और फिर इन्हें अलग होना पड़ा। और फिर वहाँ मिला इनको सुशील। धीरे धीरे करके सुशील नैना के करीब आया और इनको प्यार हो गया। फिर दोनों ने 1993 में ही दिल्ली के बिड़ला मंदिर में शादी कर ली। कहने को तो ये शादी थी, पर सुशील इस शादी को गुप्त रखना चाहता था। उनकी शादी हो गई है ये बात उनके पड़ोसियों को भी नहीं पता थी। उसके खुद के फादर उनके पड़ोसियों को कहा करते थे कि मेरे बेटे की शादी हो जाती तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाती। सुशील का कहना था कि मैं ये शादी तभी एक्सेप्ट करूंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा। सुशील डोमिनेटिंग नेचर का था और नैना इंडिपेंडेंट। इनकी आपस में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। नैना अक्सर करीम से फ़ोन पर बात किया करती थी। वो बात करते करते रो पड़ती थी और बताती थी कि कैसे सुशील शराब पीकर आता और उस पर अत्याचार करता है। कितनी बार उसने अपना रिवॉल्वर उसके ऊपर तान दिया और बस डराने के लिए मिसफायर भी कर दिया। इसी बीच नैना को सुशील के किसी अफेयर के बारे में पता चलता और फिर उसका इस शादी से मन उठ जाता। वो ऑस्ट्रेलिया जाकर अपना खुद का एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहती और इस बारे में उसने सुशील से जिक्र भी किया, पर सुशील को लगा कि इसमें करीम का इन्वॉल्वमेंट है और उसने साफ साफ मना कर दिया। नैना के फॉरेन जाने के बाद से सुशील नैना से नाराज रहने लगा था। 2 जुलाई की एक रात जब वो वापस घर आता तो वो देखता है कि नैना किसी से कॉल पे बात कर रही है। नैना ने सुशील को देखकर फोन रख दिया और ये देखकर सुशील को और भी शक होता। उसने उस नंबर पे कॉल बैक किया। उसे सामने से करीम की आवाज़ सुनाई देती है। करीम की आवाज़ सुनने के बाद उन दोनों में बहस चालू हो जाती है। बहस करते करते सुशील अपना रिवॉल्वर निकालता और क्लोज डिस्टेंस पे 3 गोलियां चला देता, जिसमें से एक गोली तो मिस कर जाती है मगर 2 जाके नैना को लगती है, एक गले पे और एक सर पे, और नैना की वहीं मौत हो जाती है। गोली चलाते के साथ ही सुशील को ये तो रियलाइज हो जाता है कि उसने कुछ बहुत गलत कर दिया। सुशील को लगता कि अब उसे जल्दी करनी पड़ेगी। उसे जल्द से जल्द लाश ठिकाने लगाना पड़ेगा। उसने नैना को उसी बेडशीट में लपेटा जिस पे वो पड़ी हुई थी। खून ज़्यादा फैलने के कारण उसे लगा कि खून पता चल जाएगा, तो उसने डाइनिंग टेबल से प्लास्टिक निकाली और उसमें उसे लपेट दिया और सेकंड फ्लोर से खींचता हुआ ज़मीन तक लेके आया। फिर उसने उसे अपनी गाड़ी पे लोड करा और खुद की ओर देखा तो उसे लगा कि उसका कुर्ता भी गंदा हो रहा है। तो वो वापस जाकर शर्ट चेंज करके आता है। उसका प्लान था कि वो लाश को यमुना में बहा देगा, पर ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण उसे लगा कि ये सेफ नहीं है। तो उसने गाड़ी घुमाई और वो अशोकनगर की ओर चल दिया, जहाँ पे उसके दोस्त केशव का एक रेस्टोरेंट था। केशव देखते ही समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन जब उसने गाड़ी के अंदर देखा उसे मानो उल्टी सी आ गई। सुशील उस पर चिल्लाने लग गया कि इतना समय नहीं है, जो करना है जल्दी करना है। संडे की शाम थी तो भीड़ थी, तो केशव ने अपने सारे स्टाफ को और कस्टमर्स को जाने को कहा। फिर ये दोनों नैना को लेकर छत पर पहुंच गए, जहाँ पर था उसके किचन का तंदूर।
सुशील ने नैना को सीधा सीधा तंदूर में डालने की कोशिश करी, पर तंदूर छोटा था, इस कारण से बॉडी तंदूर में जा नहीं रही थी। तो फिर उन्होंने नैना की लाश को काट दिया, घुटनों से कलाइयों से काट कर छोटा कर दिया, जिससे वो सीधा तंदूर में चला जाए। फिर एक एक करके सारे पार्ट्स उसने तंदूर में डाल दिए। रेस्टोरेंट से घी मंगाया और घी भी डाल दिया ताकि ये जो लाश थी थोड़ी जल्दी जल जाए, पर थोड़ी देर में घी भी खत्म हो गया। फिर सुशील ने केशव से आधे आधे किलो बटर की सिल्लियाँ मंगाई और उसको भी तंदूर में डाल दिया। तंदूर छोटा था तो उससे आग की लपटें निकलने लग गई। पास में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, उन्होंने वो लपटें देखी तो वो पूछताछ करने चली गई। सुशील नीचे ही खड़ा था, उसने पुलिस को यह कहकर वापस भेज दिया कि हम पार्टी की पोस्टर्स और बैनर्स जला रहे हैं। मगर एक सब्जी बेचने वाली उस जगह से गुजर रही थी, उसने देखा कि आग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो चिल्लाने लगी कि आग लग गई, आग लग गई। यह सुनकर पुलिस वापस आई। कुंजू जो कि कांस्टेबल था, वो दीवार कूद कर अंदर जाता देखने के लिए कि आखिर हो क्या रहा। कांस्टेबल कुंजू के साथ एसआई राजेश कुमार भी था। वो लोग वहाँ जाते हैं तो उन्हें कागज़ के जलने की स्मेल नहीं आती है, उन्हें वहाँ कुछ अजीब सी स्मेल आ रही होती है। सुशील ने उन्हें वहाँ भी रोकने की कोशिश करी, ये कहकर कि हम पोस्टर्स चला रहे हैं। पर जब पुलिस आगे जाती है तब उन्हें उस तंदूर में एक ह्यूमन टॉर्सो दिखता है, एक इंसान की अधजली लाश। पुलिस को तंदूर के करीब जाता देखकर सुशील ऑन द स्पॉट फरार हो जाता है, पर केशव पकड़ा जाता है। अब सुशील फरार है और इस बीच जो पहला पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है उसमें ये आता है कि नैना की मौत एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से हुआ। उसमें कहीं गोली का जिक्र ही नहीं था। फिर जाकर कहीं सेकेंड रिपोर्ट में ये आता है कि उसकी मौत गोली लगने से हुई है। फिर पुलिस बुलेट्स के जो शेल होते हैं वो खोजने सुशील के घर जाते हैं। इधर सुशील फरार है, पूरे दिल्ली में कहीं सुशील का नामो निशान नहीं। 9 दिन बाद जाकर सुशील बेंगलोर में सरेंडर करता है। सुशील पुलिस को बताता है कि वो 2 तारीख को ही तीर्थ यात्रा पर निकल चुका था। वो पहले अजमेर जाता है, फिर जयपुर, फिर उधर से मुंबई और फिर उधर से मद्रास। वो बोलता है कि उसे मद्रास में जाके पता चलता कि नैना का मर्डर हो गया और इसमें उसका नाम आ रहा, इसलिए वो सरेंडर करता। पर पुलिस को पता था कि ये झूठ बोल रहा। उससे जब पूछा गया कि वो अजमेर में किस मंदिर गया था तो वो उसका भी जवाब नहीं दे पाया। वो बोलता है कि रात का समय था, उसे पता नहीं चल पाया वो कौन सा मंदिर है। वो बस मत्था टेक कर जयपुर के लिए निकल गया था। बहुत ज़्यादा बात घुमाने के बाद सुशील आखिर में अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लेता। 2003 में ट्रायल कोर्ट ने सुशील को फांसी की सज़ा सुना दी। वो अपील करता रहा और इसकी हियरिंग में इतना ज़्यादा टाइम लगने लगा तो 2006 में कोर्ट ने ये कह दिया कि इसकी अब से रेगुलर हियरिंग होगी। फिर 19 फरवरी 2007 में हाई कोर्ट ने भी इसकी अपील खारिज कर दी और इसके डेथ सेंटेंस को बरकरार रखा। 8 अक्टूबर 2013 में इसकी डेथ सेंटेंस को उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया गया। सुशील के कोई पास्ट क्राइम हिस्ट्री ना होने के कारण और उसके जेल में अच्छे बर्ताव के कारण उसे 21 दिसंबर 2018 को रिहा कर दिया गया। सुशील ने जेल से आने के बाद एक इंटरव्यू में कहा था कि तिहाड़ में जो क्रिमिनल्स हैं वो बस 10% है, बाकी वहाँ की 90% की भीड़ नॉन क्रिमिनल्स है, जो कि बस हीट ऑफ द मोमेंट में आके क्राइम अटेम्प्ट कर जाते हैं और फिर बाकी की ज़िंदगी उसकी सज़ा काटते रहते हैं। सुशील बताते हैं कि वो अब तक एक यूनियन मिनिस्टर बन चुके होते अगर उन्होंने ये क्राइम अटेम्प्ट नहीं किया होता। तो क्राइम्स रोके जा सकते हैं बस हीट ऑफ द मोमेंट पे अपने फीलिंग्स और इमोशन पे कंट्रोल करके। तो ये थी कहानी तंदूर मर्डर केस की, द मर्डर केस विच शुक द नेशन। ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज और ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज सुनते रहने के लिए बने रहें दुग्गल कंपनी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बने रहें अगले वीडियो के लिए।